वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एक बहुत कम्प्लेक्स टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें वार हैं फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और अगर हम देखें तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर हैं ओटो वन बिस्मार्क, उनका काफ़ी रोल है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। फर्दर बात करें तो 19th सेंचुरी से पहले जो जर्मन स्टेट थी वो 300 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है, अंडर द होली रोमन एम्पायर। जो नेपोलियन था, क्योंकि नेपोलियन ने काफ़ी ज़्यादा एरिया ये कन्क्वेस्ट किया हुआ था, तो राइन फेडरेशन बनाया था जिसने तकरीबन 39 जर्मन स्टेट्स थी, ठीक है। इस कॉन्फेडरेशन को नेपोलियन ने राइन फेडरेशन का नाम दिया था, ठीक है। फर्दर अगर हम देखें तो इसने एक पार्लियामेंट भी बनाई थी, जर्मन पार्लियामेंट डाइट के नाम से, ताकि जो जर्मन स्टेट हैं उनको अफेक्टिवली रूल किया जा सके। फर्दर अगर हम देखें तो वियना कांग्रेस जो है 1815 में होती है। क्यों होती है? क्योंकि 1815 के अंदर वाटरलू की जंग में नेपोलियन को हराया जाता है, ठीक है। उसके लिए वो आखिरी जंग साबित होती है। उसके बाद सेंट हेलेना भेज दिया जाता है उसको। तो उसने जितना भी एरिया जो है वो कंक्वेस्ट किया होता है, उसके फेट को डिसाइड करने के लिए एक वियना कांग्रेस 1815 में बैठती है। और ये जर्मन बाउंड्रीज़ को चेंज नहीं करती, बल्कि जर्मन कॉन्फेडरेशन जो है उसको डायरेक्टली जो है वो ऑस्ट्रिया के रूल में दे देती है। अब ऑस्ट्रिया जो है वो फर्दर उसको रूल करना होता है और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उसका पर्शिया पे। यही वजह है कि नेशनलिज्म की स्पिरिट शुरू होती है और कहीं काफ़ी ज़्यादा जो रशियन स्टेट है वहाँ पे नेशनलिज्म हमें देखने को मिलता है। और फर्दर जो है काफ़ी क्रैकडाउन भी होता है, बट इस सब के बावजूद प्रूशिया एक इकोनॉमिक पैक्ट बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसको ज़ोल्वेरिन कहते हैं। ज़ोल्वेरिन जो है वो 1818 में एक इकोनॉमिक पैक्ट बनता है। इसमें किया ये जाता है कि ट्रेड जो बैरियर्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, जो फ्री ट्रेड है उसको प्रमोट किया जाता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये सारी चीज़ें, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो तरक्की भी होती है। नॉर्थ जो स्टेट हैं काफ़ी वो सेंटर के साथ ज्वाइन भी हो जाती हैं। तकरीबन 39 जो स्टेट्स में से 25 स्टेट्स ज्वाइन कर लेती हैं प्रूशिया को। फर्दर अगर हम देखें, जुलाई रेवोल्यूशन जो था फ्रांस में जो हुआ था 1830 में, उसका काफ़ी इम्पैक्ट था 1848 के प्रूशिया के रेवोल्यूशन पे। 1848 का जो रेवोल्यूशन है, अगर हम देखें तो रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो उनकी डिमांड थी कि वो मनार्की को अबॉलिश किया जाए, सिविल राइट्स दिए जाएँ उनको, पार्लियामेंट को भी बनाई जाए, और पार्लियामेंट को उस टाइम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी थी कि लिबरल टर्म्स पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया जाए। लेकिन बाद में जो है वो कुछ चीज़ों की वजह से पार्लियामेंट जो है वो पूरी तरह फेल हुई। अगर हम देखें आफ्टर किंग विलियम फोर्थ, उनका भाई किंग विलियम वन जो है वो किंग बनता है। और लेकिन क्योंकि किंग की पार्लियामेंट काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, कुछ वो कंसेंसस नहीं कर पा रहा होता है पार्लियामेंट के साथ, या फिर उसकी कुछ बन नहीं रही होती, तो वो बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क को प्राइम मिनिस्टर बनाता है 1862 में। सितंबर 1862 में जो बिस्मार्क है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। अगर हम देखें राइज़ ऑफ बिस्मार्क की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा सूदमंद साबित हुआ प्रूशिया के लिए, क्योंकि जो एक बात करते हैं ना कि बिस्मार्क के अंदर क्वालिटीज़ थी, जीनियस था वो। उसकी क्वालिटीज़ क्या थी कि वो डिप्लोमेसी और वार को साथ लेके चलता था। जहाँ पे डिप्लोमेसी की ज़रूरत है वहाँ पे डिप्लोमेसी करता था, और यही वजह थी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पॉसिबल हो सके। बिस्मार्क की डिप्लोमेसी की बात की जाए तो अगर एक फ्रंट पे वो किसी कंट्री के साथ जंग में है तो वो उसके अलाई से ट्रीटी के ज़रिए से फ्रेंडली रिलेशन कायम कर लेता था। एक ये बहुत इसकी स्ट्रैटेजी थी इम्पॉर्टेंट। अगर हम देखें तो जब वो ऑस्ट्रिया के साथ जंग में गया तो बाकी फ्रांस के साथ उसने ट्रीटी साइन की कि वो न्यूट्रल रहे, रशिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन कायम किए, तो ये काफ़ी अच्छी डिप्लोमेसी थी। अगर हम बात करें 1864 की तो डेनमार्क और ऑस्ट्रिया और जर्मनी इस वक्त दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि दुश्मन होते हैं लेकिन कॉमन एनिमी के ख़िलाफ़ जो है वो एक हो जाते हैं, और 1864 में डेनमार्क पर चढ़ाई कर देते हैं। इसकी वजह ये थी कि डेनमार्क को कुछ टेरिटरीज दी गई थी 1815 की वियना कांग्रेस के अंदर, ठीक है। हेलेसिन श्लास्विक, जिसको उसने 1864 में परमानेंटली अपनी टेरिटरी का हिस्सा बनाने की कोशिश की, और यही वजह थी कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी उस पर चढ़ाई कर देते हैं, और एट द एंड जो होलेस्टीन है वो ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है, और श्लास्विक जो है वो प्रूशिया को दे दिया जाता है अंडर द कैस्टन ट्रीटी, जो कि 14 अगस्त 1865 में होती है। और इस ट्रीटी में डेनमार्क पे काफ़ी इंडेमनिटी भी लगाई जाती है। उसके बाद देखते हैं कि जो ऑस्ट्रिया और प्रूशिया की वार है उसकी क्या वजूहात थी। अब जो एक डिप्लोमेटिक कदम था कि जो होलेस्टीन है वो ऑस्ट्रिया को दिया गया,
अब वहाँ पे जो प्रूशियन लीडर बिस्मार्क थे, उन्होंने वहाँ पे बगावत को सपोर्ट किया, नेशनलिस्ट अपराइजिंग को सपोर्ट किया, और काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रिया इस चीज़ को लेके परेशान था, जिसकी वजह से इन दोनों में जंग हो जाती है। अब जो फ्रांस था उसको पहले ही न्यूट्रल रहने के लिए कह दिया था। जो प्रूशिया है, राइन रिवर के पास कुछ टेरिटरीज थी, वो देने का उसने फ्रांस को कहा था कि वो इन केस अगर न्यूट्रल रहता है तो वो उसको टेरिटरीज देगा, ठीक है। अब 1866 के अंदर इन दोनों के दरमियान में ऑस्ट्रियन प्रूशियन वार होती है, और लेकिन फ्रांस भी इसलिए ही न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि प्रूशिया हार जाएगा और ऑस्ट्रिया जीत जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया काफ़ी जो एक मजबूत के उस टाइम पे मनार्की थी। लेकिन बिल्कुल इसके बरक्स होता है और 7 वीक्स के अंदर अंदर जो बिस्मार्क है वो उसको शिकस्त दे देता है, और ये काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन था फ्रांस के लिए और परेशान कुन भी था साथ। 23 अगस्त 1866 को ट्रीटी ऑफ प्रैग साइन होती है दोनों के दरमियान में। अच्छा, जहाँ पे ये बैटल लड़ी गई थी उसको सोदोवा कहते हैं। तो सोदोवा का मुकाम है, ये बोहेमिया में है और ये चेक रिपब्लिक में है मौजूदा। सो ये जो वार है ये एंड होती है और ट्रीटी ऑफ प्रैग साइन होती है 23 अगस्त 1866 को। अब इसमें यह है कि वियना जो एक एग्रीमेंट था उसको डिज़ोल्व कर दिया जाता है, और जो 21 जर्मन स्टेट हैं उनका एक कॉन्फ्रेंस 21 जर्मन स्टेट्स की कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है और कॉन्फेडरेशन बनाया जाता है, और जो बवेरिया और दूसरे स्टेट हैं साउथ में अभी वो शामिल नहीं होते, वो बाद में होंगे। अब उनको शामिल करने के लिए जो बिस्मार्क ने स्ट्रेटजी अपनाई उसकी तरफ भी चलती हैं। जो बिस्मार्क था उसने अब साउथ को ऐड करना था, तो जब भी स्टेट्स ऐड होती हैं उसकी वजह पीछे होगी ये कि उनको कोई एक्सटर्नल थ्रेट होगा। तो यही वजह थी कि उसने फ्रांस को प्रोवोक किया वार के लिए, क्योंकि जब एक्सटर्नल थ्रेट होगा तो साउथ की स्टेट भी सेंटर के साथ मिल जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। अगर हम देखें तो उसने किस तरह से प्रोवोक किया। अब जो उसने टेरिटरीज फ्रांस को देने का वादा किया हुआ था वो उससे हट जाता है पीछे, ठीक है। उस जो टेरिटरीज देने का उसने कहा था, प्रॉमिस किया होता है, उसे रिफ्यूज़ कर देता है। और एक तो ये वजह थी, और दूसरी एक पर्शियन थ्रोन की कंट्रोवर्सी थी। जो लियोपोल्ड है जो एक प्रूशियन था उसको अपॉइंट किया गया था स्पेन में, ठीक है। अब ये काफ़ी ज़्यादा एक टेंशन की बात थी क्योंकि उसके दोनों साइड पे जो है वो प्रूशिया था, आ गया था एक किस्म का। तो जो फ्रांस के जो किंग हैं वो भेजते हैं अपने एम्बेसडर बैनरेटी को किंग के पास, किंग विलियम वन के पास भेजते हैं। और किंग विलियम वन क्योंकि इतने फैसले नहीं करता, वो बिल्कुल ईएमएस लेटर टेलीग्राम भेजता है बिस्मार्क को। बिस्मार्क को देखता है कुछ इस तरह को, उसमें एडिटिंग करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग होता है फ्रांस के लिए। तो फ्रांस जो है वो वार डिक्लेयर कर देता है। अगस्त 1870 को वार जो है वो डिक्लेयर होती है, वार लड़ी जाती है, और जर्मन स्टेट्स जो हैं फर्दर वो इसी तरह सेंटर के साथ जो साउथ वाली हैं वो यूनाइट हो जाती हैं। फिर ऑब्वियसली क्योंकि हार जाता है जो फ्रांस है, और फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन होती है मई 10 1871 में, और पैलेस ऑफ वर्साइल्स जो है वहाँ पे किंग विलियम वन की ताजपोशी होती है और फर्स्ट चांसलर बनता है बिस्मार्क। सो दैट वाज द होल फ्रैंको पर्शियन वार, और उसकी किस तरह से जो है वो वर्साइल्स में ताजपोशी होती है वहाँ पे, और जो लाजिक और लोरेन है वो दे दिया जाता है जर्मनी के अंडर। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रांस जो है वहाँ पे अपनी टेरिटरी लूज़ करता है। तो और जो वहाँ पे जो पावर शिफ्ट है, एक ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर है, वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब भी होता है, क्योंकि जब एक प्रूशियन है वो ऑस्ट्रिया को भी उसने शिकस्त दी थी, फ्रांस को भी एक किस्म की उसकी हेजमनी क्रिएट हो गई थी, और काफ़ी ज़्यादा जो पावर है वो डिस्टर्ब हुआ था। और यही एक पावर की डिस्टर्बेंस है जो एक खास मान जाती है वर्ल्ड वॉर 1 की। सो दैट वाज द होल टॉपिक अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। और इसी तरह जो बिस्मार्क की लीडरशिप के अंदर, बिस्मार्क की डिप्लोमेसी के ज़रिए से जो है, और वार के ज़रिए से, क्योंकि उसने अपनी आर्मी को भी काफ़ी मॉडर्नाइज़ किया, काफ़ी काम किया था अपनी आर्मी पर डिप्लोमेटिक, तो वैसे ही वो बहुत अच्छा था। सो दैट वाज द होल स्टोरी ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी।